परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 7वां संस्करण आज दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले न सिर्फ छात्रों को बल्कि शिक्षकों और अभिभावकों को परीक्षा के तनाव से निपटने को लेकर टिप्स देंगे। MyGov पोर्टल के जरिए 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने, करीब 15 लाख शिक्षकों ने और करीब 5.25 लाख अभिभावकों ने परीक्षा पे चर्चा 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम का इंतजार है, क्योंकि इससे उन्हें छात्रों से बातचीत करने का मौका मिलता है। कल 29 तारीख को सुबह 11 बजे हम परीक्षा पे चर्चा भी करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का ये 7वां संस्करण होगा। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। कई बच्चों ने जी न्यूज के जरिए पीएम मोदी से सवाल भी पूछे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में माता पिता, सगे संबंधी और यहाँ तक कि अपने दोस्तों से कंपटीशन का प्रेशर रहता है, हम उस प्रेशर को कैसे देखें। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ जाकर 9वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार की पार्टी ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी है। नसीहत ये दी गई है कि वो मर्यादाहीन बयान से बचें। केसी त्यागी ने कहा कि तेजस्वी गरिमा के साथ नेता विपक्ष का पद संभाले। केसी त्यागी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो पीएम बनने का सपना पाले हुए थे। पार्लियामेंट्री कमेंट जो है लालू जी के बच्चे को नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव में परिपक्वता आई है। मुझे उम्मीद है कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद गरिमा के साथ संभालेंगे। वहीं कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर अपने निशाना साधने का जो सिलसिला है वो और तेज कर दिया है। बिल्कुल, राशिद अल्वी का कहना है कि कोई पीएम तभी बनेगा जब उनकी सीटें होंगी। राशिद अल्वी के मुताबिक कांग्रेस अकेले किसी को पीएम कैंडिडेट नहीं घोषित कर सकती है। प्रधानमंत्री तब बनोगे जब आपकी पार्लियामेंट के अंदर इतनी सीटें आ जाएंगी। आज ही से ये सपना देखना कि हमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाए, क्या ये उचित है? नीतीश कुमार जी को कैसे ये बनाया जा सकता था कि ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? ये फैसला अकेले कांग्रेस नहीं कर सकती। ये फैसला इंडिया के तमाम एलाइज को करना होगा, यूनानिमसली करना होगा, और ये तभी संभव है जब चुनाव हो जाए। तो बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ है। नीतीश कुमार महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए के सहयोग से फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज सुबह देखिए 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई है। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। पटना में उन्होंने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीजेपी के 2 नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया गया। इनमें बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रेम कुमार, जेडीयू के विजय चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी की पार्टी हम के संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। नीतीश कुमार ने शपथ लेने वाले मंत्रियों में जातिगत समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा है। शपथ लेने वाले मंत्रियों में कुर्मी 2, भूमिहार 2, राजपूत 1, यादव 1, पिछड़ा 1, अति पिछड़ा 1 और 1 महादलित है। मंत्री पद के इस बंटवारे को जातिगत जनगणना की काट माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश ने पाला बदल लिया है। इसलिए माना जा रहा है कि वो अब बीजेपी के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं करेंगे। बीजेपी ने भी नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत किया है। तो बिहार का सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि वो जहां पहले थे वहीं आ गए हैं और अब कहीं नहीं जाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि असली खेला तो अब होना बाकी है। पटना में सीएम पद की शपथ लेने के बाद सबके मन में एक ही सवाल था कि नीतीश कुमार सबसे पहला बयान क्या देंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार बोले तो उनका दर्द निकलकर बाहर आ गया। हालांकि नीतीश कुमार अपने सियासी पैतरों से जिस तरह 19 वर्षों में 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन राजनीति में एक कहावत है कि यहाँ न तो दुश्मनी स्थायी होती है और न ही दोस्ती। यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला अभी बाकी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि गठबंधन में उन्होंने एक थके हुए सीएम को धक्का देकर काम करवाया था। कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं
और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराजगी है। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का मतलब परिवार की रक्षा करना और भ्रष्टाचार का बचाव करना है। वहीं नए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब तेजी से विकास होगा। बिहार में बीजेपी का साथ पाकर नीतीश कुमार अब लोकसभा चुनाव में विरोधियों को चुनौती पेश करेंगे। पटना में नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों नेता आपस में गुफ्तगू करते दिखे। कहा जा रहा है कि बातचीत में आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब डबल इंजन की सरकार से बिहार को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा। वहीं बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी ने कहा कि जेडीयू के साथ मिलकर बेहतर काम होगा। विकास, विकास और विकास एक ही एजेंडा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। कैसे बिहार बढ़े, डबल इंजन की सरकार कैसे और मजबूती से काम करे, इस काम को आगे बढ़े। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर चुन चुन कर निशाना साधा। खड़गे के मुताबिक पीएम मोदी भगवान विष्णु का 11वां अवतार बनना चाहते हैं। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी और मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खड़गे ने कहा कि देश में धर्म के नाम पर वोट लिया जा रहा है, जो कि गद्दारी है। पीएम मोदी पर खड़गे ने आरोप लगाया कि वो धर्म और राजनीति को मिला रहे हैं। खड़गे यही नहीं रुके, दावा कर दिया कि पीएम मोदी की तमन्ना भगवान विष्णु का 11वां अवतार बनने की है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने देश के लिए जान दी है। देश की रक्षा के लिए मोदी है, हमको के लिए झाड़ू मारने के लिए, हमको जान देने के लिए भी तैयार है, दिए है, इसीलिए आजादी अब तक बची है। खड़गे ने दावा किया है कि पीएम मोदी के राज में देश का बेड़ा गर्क होना तय है। और ये कुछ नहीं करने वालों के पीछे लगे चलो, वो कुछ भी करने वाले ने देश को डुबाएंगे, जैसा कि मोदी साहब समुद्र में डूबते डूबते आज निकले होंगे रामेश्वर में। वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमें इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता है। ज्ञानवापी पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिलने के दावों पर पहली बार योगी आदित्यनाथ ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी ने कहा कि भारत की संस्कृति और भारत के लोग इतिहास से परे हैं। अपनी परंपरा गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ज्ञानवापी पर एएसआई रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार के किशनगंज में प्रवेश करेगी। क्या है उनका पूरा कार्यक्रम, 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। मणिपुर से 14 जनवरी को शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज पश्चिम बंगाल से बिहार में प्रवेश करने जा रही है। बंगाल बिहार सीमा पर किशनगंज जिले के फरिंगोला से राहुल इस यात्रा को शुरू करेंगे। राहुल गांधी करीब 3 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इसके बाद एक स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जो कि इस वक्त किशनगंज में ही मौजूद हैं, उन्होंने दावा किया है कि देश में नफरत की सियासत हो रही है। आज इस प्रकार से नफरत और हिंसा और पीड़ा की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे समय में ये बहुत सामाजिक हो जाता है कि सब समाज को जोड़ने की बात, भारत जोड़ने की बात ये कोई नेता कर रहे हैं, तो राहुल गांधी कर रहे हैं। और 5 जो उन्होंने न्याय की बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे किसान की हो, चाहे श्रमिक की हो, महिलाओं की हो।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का तो यहां तक दावा है कि बीजेपी के सपने में राहुल गांधी आ रहे हैं, इसलिए उनकी यात्रा में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के बिहार में सरकार से बेदखल होते ही पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के ऊपर मुश्किलें आ पड़ी हैं। आज लालू यादव को ईडी के समन पर पेश होना है। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दिए जाने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव को आज पेश होने के लिए समन दिया। अब आज इस मामले में लालू से ईडी की टीम को पूछताछ करनी है। एक दिन पहले ही बिहार में नीतीश कुमार ने आरजेडी को सरकार से बाहर कर एनडीए के साथ सरकार बना ली। इसके ठीक एक दिन बाद लालू ईडी के सामने पेश हो रहे हैं। लालू यादव को जहां आज पेश होना है, वहीं तेजस्वी यादव को कल बुलाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ईडी की एक टीम समन देने के लिए लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने 19 जनवरी को लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को पटना कार्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर फिर से समन जारी किया था। ये घोटाला उस समय का है जब लालू यादव यूपीए की पहली सरकार में रेल मंत्री थे। 9 जनवरी को ईडी ने रेलवे में नौकरी के लिए जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसमें राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव समेत लालू प्रसाद यादव के परिवार के अन्य लोगों को नामजद किया गया है। अयोध्या धाम में भक्त रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए योगी सरकार ने खास इंतजाम भी किए हैं। अयोध्या नगर से लेकर मंदिर परिसर तक जय श्री राम का जय घोष गूंज रहा है। देश विदेश से लेकर विभिन्न राज्यों और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री रामलला के दर्शन को पहुंच रहे हैं। अयोध्या में पिछले 6 दिनों में 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री रामलला के दर्शन किए हैं। जानकारी के मुताबिक रोजाना 2 लाख से अधिक राम भक्त श्री रामलला के दरबार में सुगमता पूर्वक पहुंचकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। रविवार को भी करीब 2 लाख की संख्या में श्रद्धालुओं ने श्री रामलला के दर्शन किए। 23 जनवरी को तो रिकॉर्ड 5 लाख श्रद्धालुओं ने श्री रामलला के दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और इन्हीं की देखरेख में श्रद्धालुओं को सुगमता के साथ दर्शन पूजन की व्यवस्था भी कराई जा रही है। अयोध्या में श्री राम भक्तों की बढ़ती संख्या की वजह से यहां की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। अब यहां के कई स्पॉट पर बर्फबारी शुरू हो गई है। कश्मीर घाटी में गुलमर्ग, गुरेज, बंगस घाटी, जोजिला पास, बांदीपोरा सहित ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। जोजिला पास पर हुई बर्फबारी के चलते श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है। करगिल को श्रीनगर से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग जोजिला दर्रे के जरिए गाड़ियों की आवाजाही अस्थायी तौर पर रोक दी गई है। कश्मीर में फिलहाल 40 दिनों की भीषण सर्दी वाली अवधि चिल्लई कलां जारी है। इन दिनों इलाके में शीतलहर का प्रकोप रहता है और तापमान बेहद नीचे चला जाता है। चिल्लाई कला का दौर 31 जनवरी को खत्म होगा। कश्मीर के ज्यादातर जिलों में रात का पारा 0 डिग्री से नीचे चल रहा है, लेकिन जम्मू में 2 दिन से धूप खिलने से दिन का पारा सामान्य से 2 डिग्री चढ़कर 22.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर के कुछ हिस्सों में 3 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में 30 जनवरी से 3 फरवरी तक भारी बर्फबारी और बारिश होने का अनुमान है। जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नौशेरा सुरंग के शुरू होने से 11 किलोमीटर की दूरी अब कम हो गई है। बिल्कुल हाईवे बनने से जहां पहले जम्मू से पुंछ पहुंचने में 8 घंटे का समय लगता था, तो वहीं अब ये समय घटकर मात्र 4 घंटे का हो जाएगा। अखनूर पुंछ रोड यानी NH 144A पर 700 मीटर लंबी नौशेरा सुरंग का उद्घाटन कर दिया गया है। 700 मीटर लंबी प्रभावशाली सुरंग अखनूर और पुंछ को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राजौरी जिले में नौशेरा टनल पर काम पिछले 7 महीनों से चल रहा था। यह 700 मीटर लंबी टनल है और इससे हाईवे की दूरी भी करीब 11 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस राजमार्ग पर कुल 4 टनल का निर्माण किया जा रहा है। नियंत्रण रेखा पर स्थित होने के कारण इससे सेना और दूसरे सुरक्षा बलों की आवाजाही होती है। 7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद निर्माण कार्य में लगे इंजीनियरों ने दोनों तरफ से पोर्टल की खुदाई पूरी कर ली है, जिसे नॉर्थ पोर्टल और साउथ पोर्टल कहा जाता है। सुरंग के दोनों पोर्टल एक दूसरे से जुड़ गए हैं और उम्मीद है कि सुरंग का बचा हुआ काम अगले कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। जो टनल्स हैं, इससे क्या होगा कि जो स्पीड होगी और जितने हमारे ट्रांसपोर्ट है, जो भी गाड़ियां होंगी,
उससे इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जी न्यूज़।